गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। केमिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यदि आपको केमिस्ट्री में अच्छे अंक प्राप्त करना है तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ लगातार बने रहिए और सभी वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपका जो मार्क हैं वो पूरे में पूरे नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। भौतिक परिवर्तन या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंजेज। अब यहां पर देख लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन कहते किसे हैं। देखो, पृथ्वी पर या हमारे संसार में या प्रकृति में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं, ऐसे जो हमारे सामने परिवर्तित होते रहते हैं, हम लोग उन पर गौर नहीं करते हैं। तो आपको देखना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, कौन सा भौतिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर गर्मी है तो वाष्प के रूप में जो आपका पसीना है या कोई जल वगैरह है तो वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता रहेगा। हम बल्ब जलाते हैं, प्रकाश हो जाता है, बल्ब बंद कर देते हैं, प्रकाश चला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार सूर्य निकलता है, प्रकाश होता है, नहीं निकलेगा तो अंधकार रहेगा। तो इस टाइप से अनेक परिवर्तन हमारी प्रकृति में लगातार होते रहते हैं। उन परिवर्तनों को वैज्ञानिकों ने दो भागों में डिवाइड किया है। जितने भी परिवर्तन होते हैं तो उनको बांटा गया है भौतिक और रासायनिक, दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, फिजिकल चेंजेस किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन ध्यान से देखेंगे इसको। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनकी भौतिक अवस्था, जैसे रंग है, उनकी अवस्थाएं हैं, उनमें कुछ समय के लिए तो परिवर्तन हो जाता है, कुछ समय के लिए, लेकिन उनका जो भार है, उनका जो आकार है वो ज्यों का त्यों बना रहता है। इस प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। समझ में आया? वे परिवर्तन जिनकी भौतिक अवस्थाओं में कुछ समय के लिए परिवर्तन हो जाए, उनके रंग में कुछ समय के लिए परिवर्तन, उनकी अवस्था में, जैसे ठोस है, ठोस से द्रव में, द्रव है, द्रव से गैस में, गैस से ठोस, तो ये अवस्था परिवर्तित हो जाए, उनका रंग परिवर्तित हो जाए, लाल है भूरा हो जाए, भूरा है लाल हो जाए, रंग बदल सकता है, उनकी अवस्था बदल सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन उनकी किस्में अंतर नहीं आएगा, उनका भार परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है, उनका आकार परिवर्तित नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। अगर हम उनके परिवर्तनों के कारणों को हटा लें तो वो, अगर कारणों को हटा लें, जो परिवर्तन का कारण है, अगर हम उसको हटा लें, ठीक है, तो वो ज्यों की त्यों अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। अर्थात भौतिक परिवर्तन कैसे हुए? अस्थायी परिवर्तन हुए। भौतिक परिवर्तन कैसे हुए? अस्थायी। भौतिक परिवर्तन प्रायः ऊष्मा के रूप में, प्रकाश है, विद्युत है, चुंबकत्व है, इनमें प्रमुख रूप से भौतिक परिवर्तन होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने क्या कहा? भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन में केवल उनकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, रासायनिक चेंजेज उनमें नहीं होते हैं, उनकी आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे जल का वाष्प में बदलना, जल का वाष्प में बदलना, ये एग्जाम्पल आ गया आपका। अब इसके हिसाब से आप भौतिक परिवर्तन को समझेंगे। तो जब हम जल को गर्म करेंगे या हम उसे ऊष्मा देंगे तो क्या होगा? जो जल है वो वाष्प में चेंजेज हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि हम वाष्प को किसमें करें? वाष्प को ठंडा करें, ताप कम करेंगे तो जो वाष्प है वो पुनः जल में परिवर्तित हो जाएगी। जल के भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहां पर आप ध्यान दें तो ये वापस किस अवस्था में आ गया? जो जल है अपनी वापस अवस्था में आ गया, पूर्व अवस्था में आ गया। अतः ये कैसा परिवर्तन हुआ? ये भौतिक परिवर्तन हुआ। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ का
पिघलना। तो यहाँ पर देखें आप, बर्फ क्या है, ठोस अवस्था में, अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये जल में परिवर्तित हो जाएगी, और अगर जल को हम ठंडा करेंगे तो पुनः बर्फ में परिवर्तित हो जाएगी। तो बर्फ क्या है, बर्फ का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा जैसे हम कहें मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, ये भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आएगा। कैसे, अगर हम मोम को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती है, और वापस अगर ठंडा करेंगे तो वो अपनी ज्यों की त्यों अवस्था में, उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो मोम का पिघलना क्या है, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब देख लेते हैं अगला जो एग्जाम्पल है, जैसे चीनी का घोल बनना। कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे, चीनी का घोल बनना। अब आप देखें यहाँ पर कि अगर हम चीनी या शक्कर को जल में मिलाते हैं तो एक विलयन बनेगा, एक घोल बनेगा, और अगर हम उसको वाष्पित करते हैं तो जल उड़ जाएगा और वो वापस अपनी चीनी या शक्कर के रूप में ठोस अवस्था में हमें प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो चीनी का घोल बनना भी किसके अंतर्गत आएगा, आपका किसके अंतर्गत आएगा, भौतिक परिवर्तन के। इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे लोहे का चुम्बक बनना, लोहे का क्या बनना, चुम्बक बनना, ये भी महत्वपूर्ण परिवर्तन है। अब अगर यहाँ पर हमने नर्म लोहा लिया और उसको अगर हम चुम्बक पर रगड़ते हैं, नर्म लोहे को चुम्बक पर अगर रगड़ते हैं तो जो लोहा है वो चुम्बक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करने लगेगा, और कुछ समय के बाद उसका चुंबकत्व जब समाप्त हो जाएगा तो लोहा अपनी ज्यों की त्यों अवस्था में वापस आ जाता है, अर्थात ये भी क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बल्ब का जलना, ये भी आप उदाहरण देखें, बल्ब का जलना। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो जो बल्ब है वो जलने लगेगा और हमें प्रकाश मिलेगा। प्रकाश, उसका जो टंगस्टन धातु का बना हुआ जो फिलामेंट होता है वो जलने लगता है और उसी से प्रकाश होता है। और जैसे ही हम विद्युत धारा देना बंद कर देंगे तो वैसे ही क्या होगा, बल्ब बंद हो जाएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वो ज्यों की त्यों अवस्था में आ गया। इस प्रकार का परिवर्तन भी भौतिक परिवर्तन है। इनके अलावा भी ये हमने इतने एग्जाम्पल आपको भौतिक परिवर्तन में बताए हुए हैं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो किसके अंतर्गत आएंगे, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। जैसे बादल का बनना, ओस का पड़ना, कोहरा लगना, आइसक्रीम का जमना, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, ये सभी कोई भी पदार्थ है उसका पिघलना किसके अंतर्गत आएगा, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर, ये तो हो गए भौतिक परिवर्तन। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। इसके अपन ने एग्जाम्पल देखे हुए हैं, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देखे हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, इनको भी हम ठीक प्रकार से समझ लेते हैं। तो रासायनिक जो परिवर्तन है, यहाँ ध्यान दें, केमिकल जो चेंजेज हैं वो किस टाइप से रहेंगे, तो वे परिवर्तन जो स्थायी होते हैं, वे परिवर्तन जो कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, और जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं, जो भौतिक परिवर्तन है उनसे कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो जो पदार्थ रासायनिक परिवर्तित होगा वो कोई ना कोई नए पदार्थ का निर्माण अवश्य करेगा, अर्थात और अगर परिवर्तन का कारण भी हटा लें हम तब भी वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आ सकता है। इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो किसके अंतर्गत आएगा, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, केमिकल चेंजेज के अंतर्गत आएगा। अर्थात ऐसा परिवर्तन क्या हुआ, स्थायी परिवर्तन हुआ। उसमें जो नया बनने वाला जो पदार्थ है उसके जो गुण हैं, उसके जो रूप है, रंग है, अवस्थाएं हैं, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगी, अपनी इससे चेंज हो जाएंगी, जो मूल पदार्थ है उससे अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, रासायनिक परिवर्तन के भी हम उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे हम मोम का जलना,
मोम का जलना। आप लोग ध्यान दें, अभी हाल हमने आपको इसमें बताया मोम का पिघलना, जो कि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, और यहाँ हमने कहा मोम का जलना। जब हम किसी मोम को गर्म करेंगे तो गर्म करने से मोम का कुछ भाग जलकर गैसों के रूप में वातावरण में मुक्त हो जाएगा, जिसके कारण मोम का जो भार है वो पहले की मोम से कम हो जाएगा। अगर भार में कमी आती है तो वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। समझना, ध्यान रखना इसको। दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है, दूध का दही बनना। दूध का दही आप लोग जानते हैं, आप लोग दैनिक जीवन में देखते होंगे कि दूध जब खट्टा हो जाता है तो वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कैसे, किस टाइप का ये परिवर्तन, क्या दही दूध में पुनः कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। अतः इस प्रकार का परिवर्तन भी किसके अंतर्गत आएगा? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। जैसे अगला एग्जाम्पल है पदार्थों का जलना। कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो कागज हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे कोयला हो, मैग्नीशियम हो, कुछ भी हो, कोई भी पदार्थ है, यदि हम उसको जला रहे हैं तो जलाने से उसमें कुछ ना कुछ नए पदार्थ का निर्माण होगा। उसके भार में, उसके लक्षणों में कुछ ना कुछ क्या होगा? परिवर्तन आएगा। और इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा वो रासायनिक पदार्थों के अंतर्गत आएगा। तो कागज का जलना पदार्थों के अंतर्गत आएगा। इसके बाद अपन देख लेते हैं यहाँ पर पदार्थों का जलना। अब आ जाएंगे अपन भोजन का पचना। आप लोगों ने देखा होगा भोजन का पचना, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? ये भी आपके रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो भोजन का पचना, हम कोई भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तब उनका क्या हो जाता है? अवघटन और विरोधन में मिल जाती है। हमारे शरीर में जीव द्रव्य के निर्माण में, अस्थियों के निर्माण में, रक्त के निर्माण में उनका उपयोग हो जाता है, अर्थात वो पुनः भोजन के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। अतः भोजन का पचना भी किसके अंतर्गत आएगा? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अगला देख लेते हैं अपन लोहे पर जंग लगना। मोस्ट इंपोर्टेंट है लोहे पर जंग लगना। ये भी आ जाएगा आपका लोहे पर जंग लगना। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। लोहे पर जंग लगना, जब हम लोहे को वायु में, नम वायु में, खुले में छोड़ देते हैं तो आपने देखा होगा कि लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, जिससे लोहे का भार बढ़ जाता है। जंग और लोहे में बहुत सारे अंतर हैं, बहुत सारे इनमें डिफरेंस हैं। ठीक है, भार में भी और रंग में भी दोनों अलग अलग हैं। अर्थात लोहे पर जंग लगना किसके अंतर्गत आएगा? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। लेकिन हमने इसमें भौतिक में अभी हाल बताया था लोहे का चुम्बक बनना। ये थोड़े से आपके सेम लगते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है। लोहे का चुम्बक में बदलना, ये तो आएगा आपका भौतिक परिवर्तन, लेकिन लोहे पर जंग लगना ये आएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक इसी प्रकार मोम का पिघलना ये आएगा भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोम का जलना ये आएगा रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। अब हम दोनों में, ये तो थे हमने थोड़े से परिभाषा, इनकी डेफिनेशन आपको बताई है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की। अब थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं अपन कि डिफरेंस क्या है, इनमें अंतर क्या है। अगर हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर करें तो हमें कौन कौन से अंतर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपन भौतिक परिवर्तन की देख लेते हैं। तो इनमें केवल भौतिक अवस्थाएं ही परिवर्तित होती हैं, रंग है, अवस्था है, यही चेंज होते हैं। लेकिन इनमें उनके साथ साथ भार और आकार में भी परिवर्तन आ जाता है। किसके अंतर्गत? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। और भौतिक परिवर्तन जो हैं ये अस्थायी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है ये स्थायी होते हैं। ये सदैव परिवर्तन अगर एक बार हो जाएगा तो वो सदैव उसी प्रकार का रहेगा। तो रासायनिक परिवर्तन कैसे हुए? स्थायी। अगर हम भौतिक परिवर्तनों के कारणों को हटा लें, ठीक है, जैसे हमने जल को गर्म किया तो जल वाष्प में बदल गया, लेकिन अगर हम गर्म नहीं करें, ठंडा कर दें तो वो पुनः जल में आ जाएगा।
मतलब अगर हम परिवर्तनों के कारणों को हटा लें तो वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट आएंगे। लेकिन अगर हम इसमें परिवर्तनों के जैसे मोम का जलना है तो मोम को हमने गर्म कर दिया, मोम को जला दिया, ठीक है। अब हम कहें कि अब हमने लकड़ी है जैसे अपने पास, लकड़ी को हमने आग में जला दिया और फिर हम कहें अब नहीं जलाना है, राख बन जाएगी उसका, फिर क्या होगा कि अगर हम नहीं भी जलाएंगे तो क्या वो लकड़ी में परिवर्तित हो जाएगी? नहीं होगी। अर्थात अगर हम परिवर्तनों के कारणों को हटा भी लें तब भी वह पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकता है। इस टाइप से रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। तो ये बहुत सारे यहाँ पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इनसे संबंधित एक और कुछ ऐसे अपवाद परिवर्तन भी हैं। कुछ अपन क्या समझ लेते हैं? अपवाद परिवर्तन। क्या समझ लेते हैं? अपवाद परिवर्तन के बारे में भी जान लेते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिनको हम भौतिक और रासायनिक इन दोनों में हम इनको नहीं रख सकते हैं। मतलब दोनों रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, तो ये बड़ा ही इनके बारे में कन्फ्यूजन है। तो देख लेते हैं किन के बारे में कन्फ्यूजन है। अपवाद परिवर्तन किस टाइप से रहेंगे, तो आप लोग अपवाद परिवर्तन के बारे में समझ लें, भौतिक और रासायनिक। तो सबसे पहले है हाइड्रोजन गैस का घोल। यहां देख लो, हाइड्रोजन गैस का विलयन या हाइड्रोजन गैस का घोल। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यहां ले लेंगे। कौन सी ले लेते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का घोल। तो यहां पर देखें, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मतलब HCl। अब यहां ध्यान दें, इसका घोल, अगर हम HCl को, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को अगर हम जल में घोलते हैं, अगर हम इस गैस को जल में घोलते हैं तो समांगी विलयन का निर्माण हो जाएगा और इसके बाद हम उसको गर्म करते हैं तो वापस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाएगी। अर्थात एक कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो अपने आप किस में परिवर्तित हो रहा है? अपनी पूर्व अवस्था में। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, उसको जल में घोल देंगे तो क्या बनेगा? ये भी ध्यान रखना है आपको। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जल में घोलते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा और यदि हम इसको गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन गैस हमें पुनः अपनी पूर्व अवस्था में प्राप्त हो जाएगी। अर्थात इस प्रकार का परिवर्तन किसके अंतर्गत आएगा? तो इस प्रकार का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं, जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये जल में अगर क्रिया करे, जल से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना बनाकर और ये बना ले क्या? इसका इसमें क्रिया करेंगे H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगर वो उसका आयनन हो जाए, अगर वो किस में टूट जाए? अपने आयनों में टूट जाए, ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोराइड आयन। अब यहां ध्यान दें, क्या ये भौतिक परिवर्तन है? नहीं है। तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो आप देखें कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है उसको हम जल में ही घोल रहे हैं, लेकिन जल में घोलने पर हमें इसमें दोनों परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, भौतिक परिवर्तन भी और रासायनिक परिवर्तन। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जल में घोलेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा, ये तो। और इसको हम पुनः अगर गर्म करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड वापस गैस मिल जाएगी, ये तो भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन अगर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अगर जल से क्रिया करके अपने अपने आयनों में हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन अगर ये अपने अपने आयनों में टूट जाती है तब ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार हम इसको हाइड्रोजन क्लोराइड के का घोल बनना ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों के अंतर्गत आएगा। तो ये अपवाद परिवर्तन है। ठीक इसी प्रकार अपन एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपवाद परिवर्तन पढ़ रहे हैं जो भौतिक और रासायनिक दोनों के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे यहाँ पर 9 साधन ले लेंगे, यहाँ पर हम अमोनियम क्लोराइड
या इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम नौसादर कहते हैं। नौसादर का ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, इससे पहले हम समझ लें कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। जब किसी अगर ठोस को गर्म किया जाए और अगर वो द्रव में ना बदलकर सीधे वाष्प में कन्वर्ट हो जाए तो उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और वाष्प को ठंडा करें तो बिना द्रव में बदले पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाए, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन पातिज एक पदार्थ है। अब यहाँ पर देखेंगे अमोनियम क्लोराइड या नौसादर का ऊर्ध्वपातन। अगर हम अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl इसका सूत्र है अमोनियम क्लोराइड, और इसको हम अगर गर्म करें, ये ठोस अवस्था में होता है, यदि हम इसको गर्म करें तो ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम वाष्प को ये गर्म करें, अगर हम वाष्प को क्या करें, ठंडा करें, तो ये पुनः अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये तो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान दें कि जब कभी अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, जब वो वाष्प बनती है तो वाष्प अवस्था में ही उसका आयनन हो जाता है। वाष्प अवस्था में NH4 जो Cl है, इसका कुछ भाग NH4Cl से क्या बन जाएगा, NH3 और प्लस HCl। मतलब आप देखें कि इसका NH4Cl अमोनियम क्लोराइड अमोनिया गैस में, NH3 में और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में ये अपघटित भी हो जाता है। कब, वाष्प अवस्था में कभी कभी, ठीक है। तो आंशिक रूप से क्रिया होती है। ये क्रिया किसके अंतर्गत आएगी, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। तो अमोनियम क्लोराइड का या नौसादर का ऊर्ध्वपातन भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों के अंतर्गत आता है। तो बच्चों आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखें, आपको ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अच्छे प्रकार से याद हो गए होंगे और इसके अपवाद भी ठीक प्रकार से आ गए होंगे। आप कॉपी पर नोट करें और बार बार इनको याद करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।